नमस्कार दोस्तों, टीचिंग कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रम कुमार। आज की एक क्लास में मैं आज आपको एक ऐसी थ्योरी कराने वाला हूं जो कि हर पैडागोजी में, सब्जेक्ट पैडागोजी में और चाइल्ड पैडागोजी में ज़रूर उसके एक या दो तीन क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इसमें आप कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो ये थ्योरी है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की, उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। स्कीमा क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, साम्य क्या होता है, सामंजस्य क्या होता है, और जो जीन पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या अंतर होता है। ये छोटे मोटे अंतर की वजह से जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो एग्जाम में इसका क्वेश्चन गलत कराता है। तो आज हम बात करेंगे स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, और जीन थ्योरी के बारे में बात करेंगे जल्दी जल्दी में, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। जो ये जीन पियाजे जो थे इन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर कई सारे प्रयोग किए थे। उसी प्रयोग को उन्होंने अपनी बुक में लिखा और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इनका सबसे मेन फोकस एक ही पॉइंट पे था, चिंतन, कि बच्चे कैसे सोचते हैं और किस किस स्टेज पर, किस किस एज में उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो बदलती है। तो चलिए देर नहीं करते, आइए समझते हैं स्कीमा और जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। देखिए, जीन पियाजे थे, एक मिनट रुकिए, जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास दिया था वो दिया था 1896 और 1980 के बीच में। इनका जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, आप सभी लोगों को पता है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो जो शैशव अवस्था है ना आपकी, यानी जो बच्चा है उसको बोलते हैं हम अवस्था से लेकर जो किशोर अवस्था के बीच में जो चिंतन प्रक्रिया में चेंजेस आते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि एक छोटा बच्चा किस प्रकार से सोचता है। जब उसकी एज 4 या 5 साल हो जाती है तो कैसे सोचता है, जब वो 7 या 8 साल का होता है तो कैसे सोचता है, और जब वो बड़ा या एडोलेंस एज में पहुंचता है तो कैसे सोचता है। तो ये जो चिंतन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है उसके बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से फोकस किया, ध्यान केंद्र किया और अपनी बुक में लिखा। और फिर इसको कनेक्ट कर दिया सब्जेक्ट से, ताकि बच्चों को पढ़ने में या बच्चों को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पियाजे का मुख्य जो उद्देश्य था वो शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक मानव चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करना था। तो पियाजे की थ्योरी में आपने पता है कि पहले वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। तो ये जो बच्चा है और ये जो बच्चा है, इनके बीच में जो चिंतन प्रक्रिया है उसके सोचने में जमीन आसमान का फर्क होता है और ये बदलता रहता है। तो इसके बदलने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जो इनको बदल देती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो कुछ एक वर्ड है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिमिलाइजेशन। ठीक है। अब जैसे आपने अब ये शब्द कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा आत्मसातीकरण होता क्या है। देखिए, आत्मसातीकरण में जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको साइकिल चलानी आती है, उसको साइकिल चलानी आती है। अब उसे बाइक चलानी सीखनी है। क्या? अब उसको बाइक चलानी सीखनी है। क्या सीखना है उसको? बाइक चलानी सीखनी है। ये क्या हो गया इसमें? एक मिनट रुकिए। अब उसको बाइक चलानी सीखनी है। अगर आपको पता होगा कि अगर किसी बच्चे को साइकिल चलानी आती है तो वो बाइक चलानी
आराम से सीख सकता है, उसको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती और उसको डायरेक्ट बाइक चलानी सिखाएंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा बाइक को सीखने में। अब देखो, बात करते हैं आत्मसातीकरण की। अब ये बच्चा जो साइकिल चलाना जानता है, अगर ये बाइक चलाना सीखेगा तो उसको बाइक चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ये जल्दी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो साइकिल चलाने का जो अनुभव है, जो इसमें साइकिल चलाने का जो एक्सपीरियंस है, वो उसको बाइक सीखने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है, जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो नए ज्ञान सीखने में मदद करता है। उसी को हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? और ये निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। और ये जो आत्मसातीकरण है, ये इस प्रकार की मानसिक संरचना होती है जो नए वस्तुओं और नए अनुभवों को शामिल करती है। जैसे कि इसको साइकिल चलानी आती है, बाइक चलाना, तो नया एक्सपीरियंस और नए अनुभव को अडॉप्ट कर लेगी। पुराना तो साइकिल चलाना तो इसे आता ही है और चलाता भी रहेगा, लेकिन इसने नई चीज़ों को सीख लिया। यानी कि आत्मसातीकरण क्या होता है? जिसमें पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान भी सीख लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। समझ में आया दोस्तों? ये एक ऐसा वर्ड है, जब तक इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आत्मसातीकरण का समझ में आ गया। ये संज्ञानात्मक उपागम को समुचित रूप से साझा करते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ठीक है, हाँ, ये भी एक वर्ड है समंजन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये होता क्या है। मैंने आपको बताया कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है और उसको कार चलानी सीखनी है। तो क्या बताओ, वो जो साइकिल चला रहा है वो क्या कार चलानी सीख पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये जो उसका पूर्व ज्ञान है, इस कार चलाने को सीखने में उसकी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? कार चलाने का जो ज्ञान है वो अलग ज्ञान है, और जो पूर्व ज्ञान है और ये जो कार चलाने का ज्ञान है, ये मैच नहीं हो पा रहा। तो इसी को मैच करने के लिए वो एडजस्टमेंट करेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा। उसी को हम बोलते हैं समंजन। क्या बोलते हैं? समंजन। यानी कि उसका जो पूर्व ज्ञान है और नया ज्ञान जो सीख रहा है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, और उसको जो पूर्व ज्ञान है उससे वो मैच नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से वो नया ज्ञान नहीं सीख पाएगा और वो कंफ्यूज रहेगा, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो एडजस्टमेंट करना सीखेगा। क्या करना सीखेगा? एडजस्टमेंट करना सीखा। इसी को हम बोलते हैं समंजन। क्या बोलते हैं हम? समंजन। ध्यान रखिएगा, समंजन व्यक्ति के आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना में सुधार को भी व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, जब शिक्षार्थी यह अनुभव करता है कि उसके चिंतन का तरीका वातावरणीय घटनाओं से मेल नहीं खाता, तब चिंतन के तरीके में पुनर्व्यवस्थित करता है। यानी कि जब ये ज्ञान इस कार को चलाने के सीखने में काम नहीं आएगा, तब वो अपने ज्ञान को नया पुनः स्थापित करता है। पुनः क्या करता है? स्थापित करता है और दोबारा सीखता है। उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट करके। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अब बात करते हैं आत्मसातीकरण, जिसमें क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में क्या करता है? मदद करता है। उसे ही बोलते हैं हम आत्मसातीकरण। और समंजन क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान होता है और जो नया ज्ञान होता है उसमें कोई मदद नहीं करता, नए ज्ञान को सीखने में मदद नहीं करता, उसे हम बोलते हैं समंजन। यानी कि हम उसको एडजस्ट करते हैं सीखने के लिए नए तरीके से, पूर्व ज्ञान उसको हेल्प नहीं करता है। इन दोनों के बीच में
जो संतुलन बना के रखता है, संतुलन बनाए रखता है, उसी को हम बोलते हैं साम्य। क्या बोलते हैं हम? साम्य। और ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है जो चलती ही रहती है। क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है जो चलती ही रहती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसी को हम बोलते हैं साम्य। यानी कि आत्मसातीकरण और समंजन के बीच में जो संतुलन बना के रखता है उसको बोलते हैं हम साम्य। मान लीजिए मुझे गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलानी आती है और मुझे एकदम से प्लेन चलाने को दे दिया जाए तो क्या मेरा वो पूरा पूर्व ज्ञान मुझे काम आएगा? नहीं आएगा ना। अब इससे क्या होगा, मैं वातावरण में एडजस्टमेंट नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, और मैं सोचूंगा कैसे सीखूं। तो उसी को बैलेंस बनाने के लिए साम्य होता है। अब क्या करूंगा, अब मैं उस प्लेन को चलाने के बारे में पढ़ूंगा, नया ज्ञान प्राप्त करूंगा और एक बैलेंस बना दूंगा। उसी को हम बोलते हैं साम्य। तो ये शब्द समझ में आया आपको? जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा जिसका नाम होता है अनुकूलन। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं इसे? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? देखो, हमने आत्मसातीकरण भी कर लिया, आत्मसातीकरण भी कर लिया, समंजन भी कर लिया, इसके बीच में हमने बैलेंस भी बना दिया साम्य के कारण। अब आत्मसातीकरण होता क्या है? आत्मसातीकरण ये होता है कि जो पूर्व ज्ञान था प्लस जो नया ज्ञान था, वो वातावरण के अनुसार हमने उसे अपना लिया। उसी को बोलते हैं हम अडेप्टेशन, अनुकूलन। उसके अनुकूलन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बच्चा है, वो इंडिया में रहता है और उसकी जॉब लग गई अफ्रीका में। कहाँ लग गई? अफ्रीका में। अब वो अफ्रीका में तो जाएगा 2, 3, 4 या 7 दिन, उसको बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब उसने जो पूर्व ज्ञान इंडिया में सीखा है, अब वो उसको यहाँ इस्तेमाल करेगा अफ्रीका के अंदर और अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। कई बार आपने देखा हो कि आप मान लें रेगिस्तान में कोई बच्चा रहता है, कोई इंसान रहता है, अगर उसे तुरंत नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दिया जाए तो 2-3 दिन तो वो मतलब वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो उसका पूर्व ज्ञान मिला है और जो उसने अपना एक्सपीरियंस सीखा है, वो वहाँ पे उसको इस्तेमाल करेगा और नया ज्ञान सीखेगा और फिर उसको उसमें बैलेंस बिठाएगा, फिर उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो उसी को बोलते हैं अडॉप्टेशन, यानी अनुकूलन। यानी पहला जो पॉइंट क्या हुआ, वो हो गया आत्मसातीकरण। दूसरा क्या हो गया? समंजन। इन दोनों को बैलेंस कौन बनाता है? साम्य। और इसके बाद लास्ट में जब वो इन सबको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कर लेता है अनुकूलन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ये एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आत्मसातीकरण क्या होता है, साम्य क्या होता है, समंजन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब जो जीन पियाजे थे, उन्होंने अपने बच्चों पे जो प्रयोग किए, तो उन्होंने इसकी 4 स्टेजेस बताई है। जो चिंतन प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, जो चिंतन प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, वो 4 स्टेज में आता है। पहला बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा होता है कॉन्क्रीट स्टेज और चौथा है फॉर्मल स्टेज। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसे बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं हम, तीसरे को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो पहला जो अवस्था वो 0 से 2 साल तक होती है, दूसरी अवस्था 2 से 7, तीसरी 7 से 12 और चौथी होती है 12+। ठीक है, अब इन अवस्थाओं के अंदर जो बच्चा, जो चाइल्ड होता है, वो किस प्रकार से चिंतन करता है, उसके सोचने का तरीका,
सोचने का तरीका क्या होता है और वो संसार को कैसे देखता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं और पहली स्टेज का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? देखो, बच्चा होता है, बच्चा जो होता है उस समय बोल नहीं सकता, तो उसकी जो पहली आवाज़ होती है, यानी इसका जो रोना होता है वही उसकी भाषा होती है। ठीक है, जो उसका रोना होता है वही उसकी भाषा होती है और बच्चा रोकर अपनी बात को बताता है। और इसके जो इंद्रियां होते हैं संवेदी, जो हाथ हिलाकर, आंख दिखाकर, बोलकर, इशारे कर, यानी कि जो इसकी जो इंद्रियां होती है ये उसके जरिए अपनी बातों को बताता है। इंद्रियों के जरिए अपनी बातों को बताता है, अपने व्यवहारों को प्रकट करता है। भूख लगी है तो बच्चा रोता है, हंस देगा तो मतलब उसे खुशी महसूस हो रही है, उसको छूकर स्पर्श करके वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि जो भी इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है, अपनी बातों को व्यक्त करना है, वो इंद्रियों के माध्यम से बोलता है, बोलकर नहीं। बोलने उसकी पहली भाषा ही, जब बच्चा बोलते रहता है ना, वो उसकी पहली भाषा होती है। ध्यान रखना, इस अवस्था में बालक है ना, वस्तु जगत के स्वरूप संबंधी अपनी बुनियादी अवस्था विकसित कर लेता है। वस्तु मतलब होता है जो भौतिक जीवन है, और भौतिक जीवन में एक बुनियादी एक सोच होती है, उसको डेवलप करने की शुरुआत कर लेता है कि मम्मी है, पापा है, इस तरीके की चीज़ें वो विकसित कर लेता है। और बच्चा, जब तक बच्चों के आंखों के सामने कोई होगा तब तक उसका अस्तित्व होगा। जैसे ही आंखों के सामने से ओझल होगा या अदृश्य होगा, उसका अस्तित्व बच्चे के सामने खत्म हो जाएगा। बच्चे के सामने है तो उसका अस्तित्व है, बच्चे के सामने नहीं। अगर आप बच्चों के पीछे हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर बच्चे के सामने आप खड़े हैं तो ही उसका अस्तित्व है। इस प्रकार से बच्चा सोचता है। ठीक है, बस बच्चे वस्तु के रूप, रंग, आवाज, स्पर्श और दूसरे से सह संबंधित करता है, यानी बच्चे रूप, रंग, आवाज से पहचानेगा और स्पर्श से पहचानेगा। मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल का है, अगर कोई दूसरी लेडी उसे स्पर्श करती है तो वो तुरंत समझ जाएगा मेरी माँ नहीं है। अगर उसकी स्वयं की माँ उसे स्पर्श करती है तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा मेरी माँ है, क्योंकि उसको स्पर्श संबंधी इंद्रियों का ज्ञान हो चुका है। उसी तरीके से अगर कोई दूसरी एक लेडी उसको प्यार करती है, बुलाती है, तो बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन खुद की माँ जाएगी तो और तुरंत बुलाएगी, उसकी आवाज़ को तुरंत पहचान लेगा। यानी बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर अपनी विचारधारा को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, अगली अवस्था जो दूसरी अवस्था होती है, इसको बोलते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे भाषा सीखना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। खेलना, उसके दोस्त बनने लग जाते हैं और स्त्री और पुरुष का भाव बच्चा समझने लग जाता है। यानी कि 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा ये समझने लग जाता है कि मैं इस लड़का हूँ या लड़की हूँ। ये भाव उसके उत्पन्न होने लग जाते हैं। और बच्चा खिलौनों की आयु, इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा इसी उम्र में खेलता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान देंगे हमारे। बच्चा सांकेतिक रूप से बात करता है। बच्चे की भाषा कैसी होती है? सांकेतिक रूप से। कैसे संकेत करेगा? मम्मा चाहिए, मम चाहिए। ठीक है, और कैसे बोलेगा? रोटी को गोटी बोलेगा, गोटी चाहिए। सांकेतिक रूप से उसकी भाषा हो जाएगी। ये ध्यान योग ने करने बातें हैं।
और बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीखने लग जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से सीख नहीं पाता, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस एज में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉपी करते हैं किसकी, बड़ों की, जिसके बोलते हैं स्कैलफोल्डिंग। मान लीजिए कोई मम्मी माँ श्रृंगार कर रही है और बच्चा उसे देख रहा है, तो बच्चा उसे कॉपी करेगा और खुद भी करने लग जाएगा, बाल बांधने लग जाएगा, कपड़े पहनने लग जाएगा, कॉपी करना सीखता है। तो ध्यान रखना इस स्टेज में ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तीसरी स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होता है, भाषा और अधिक प्रभावशाली होती है। बच्चे प्रश्न ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन मार्क, आसमान नीला क्यों होता है, भगवान कहाँ है, इस तरीके से बात करेंगे, दिवाली क्यों मनाई जाती है, मतलब इस तरीके से बात करेंगे जिसका उत्तर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा जागृत हो जाती है इस एज की अवस्था में, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 7 से 11 वर्ष की आयु होती है, सबसे तीव्र गति से बच्चों की जो उम्र है, मतलब जो शारीरिक विकास होता है ना, वो इसी एज में होता है। शारीरिक विकास होगा सबसे ज़्यादा इस एज के अंदर, 7 से लेकर 11 वर्ष के पूर्व में। बच्चा इस एज में क्या सीख जाता है, वर्गीकरण करना। अगर बच्चों से पूछोगे ना कि एक ये गिलास है और इसमें इतना पानी है, और एक ये गिलास है इसमें इतना पानी है, किस में कम है किस में ज़्यादा, तो बच्चा बता देगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये गिलास बड़ा है और इसमें 1 लीटर पानी, और ये चौड़ा ये कोई पतीला है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, तब भी बच्चा बता देगा कि ये 1 लीटर पानी है। वो वर्गीकरण करना सीख जाता है ना, अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है इस एज में। क्या, तुलना, वर्गीकरण करना ये सीख जाता है, अंतर करना ये सीख जाता है इस एज में बच्चा। और इस एज में बच्चा, आपको पता होगा, 7 से जो 11 साल का बच्चा होता है वो तीसरे से 5वीं तक का बच्चा होता है। ठीक है, तो उसमें ये सोचने की क्षमता आ जाती है। और क्या करता है इस बच्चे में, इसमें, और इस एज में बच्चा गणितीय गतिविधियां होती है, जो संक्रिया होती है, वो करना शुरू कर देता है। इसी वजह से जो मैथ है वो 3rd क्लास से या 3rd क्लास के बाद से जो सवाल है वो ज़्यादा प्लस माइनस गुणा भाग सिखाए जाने लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो उसका मानसिक स्तर उस लेवल पे नहीं होता। इसलिए बच्चों को जब 7 साल से छोटा होता है तो उसको सिर्फ गिनती, पहाड़े, ABCD पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का मानसिक स्तर बढ़ता है, इस लेवल पे आता है, वो गणित की गणनाएं करना शुरू कर देता है और मूर्त रूप से सोचने लग जाता है। मूर्त रूप से नहीं सोचता। जैसे कविता का अर्थ बोलोगे तो नहीं बता पाएगा, ठीक है, बोलोगे कि ब्रह्मांड क्या है, मतलब जो चीज़ उसने देखी नहीं है उसके बारे में वो बात नहीं करेगा, वो मूर्त। तो सिर्फ जो भौतिक चीज़ जो देखता है उसी के बारे में सवाल करेगा। जो अमूर्त चीज़ है, जो सामने नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करेगा इस अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथी अवस्था, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से लेकर 16 वर्ष तक होती है। मतलब 14 या 15 साल के बाद तो बच्चा एडोलेंस एज में पहुंच जाता है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथा, यानी बच्चा एडोलेंस एज में पहुंच गया। ये प्रौढ़ अवस्था होती है, जब बच्चा 17-18 तक होता है, अडल्ट वाली है ये। इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि औपचारिक। अब बच्चा है ना, मूर्त रूप से भी सोचने लग जाता है और अमूर्त रूप से भी सोचने लग जाता है। अगर उससे पूछोगे ना किसी कविता का भाव क्या, तो बताएगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, ऐसी चीजें बताएगा जो अभौतिक है, अभौतिक चीजों के बारे में बात करेगा,
अमूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देते, जो भौतिक नहीं है, उसके बारे में भी बात करेगा। ठीक है, आप उसके जो तर्क है वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे और लॉजिकल मतलब तथ्य के आधार पर वो उत्तर देगा, ऐसे ही नहीं बोलेगा, लॉजिक से बात करेगा और उसकी बातों में और जो तर्क में वो वैधता होगी। जैसे 2 और 2 4 ही होते तो वो बताएगा, अगर 5 गुणा 7 35 होते हैं तो ये भी बताएगा कि 7 गुणा 5 भी 35 ही होता। तो एक तर्क के आधार पर बताएगा, लॉजिक, और उसमें समस्या निवारण जो योग्यता है वो भी डेवलप हो जाती है। इसलिए इसी एज में प्रोजेक्ट भी देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे कर पाए, वो इसी एज में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैंने आपको बता दिए कि जीन पियाजे के बारे में, थोड़ा बेसिक कैप्सूल्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन बहुत इतना बता दिया कि अगर आप इसे समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही है। एक शॉर्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है टीचिंग कैप्सूल्स। यूट्यूब पर आप इस लिंक पे सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो पहली अवस्था में जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या होता है, शारीरिक अनुभव। क्या होता है, शारीरिक अनुभव प्राप्त होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरी अवस्था में क्या होता है पियाजे की, इसमें क्या होता है, प्राक्रमण होता है, यानी तर्क प्रभुत्व होता है। तर्क क्या होता है, प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व होता है। जैसे A बराबर A और B बराबर B, ये दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, सत्य, यानी कि तार्किक संरचना करता है। बल्कि क्या करता है, तार्किक, मैंने बताया था ना बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ये वही है, तार्किक संरचना करता है। और जो चौथी अवस्था में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तार्किक गणितीय अनुभव करता है। तार्किक गणितीय अनुभव करता है। इसलिए जो 11 से लेकर 16 तक की एज होती है ना, इसमें मैथ के जो सवाल होते हैं वो टफ दे दिए जाते हैं। कारण ये क्योंकि उसका मानसिक स्तर वहाँ तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उसको पढ़ के आपको नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, तो आज की इस कक्षा के लिए इतना ही। जो टीचिंग प्लस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप आगे भी जुड़ते रहेंगे और मेरी वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।